पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनावों की अब तीनों सीटों की टिकटें घोषित कर दी हैं। पिछले कल कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को देरा से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अब इन तीनों ही सीटों में टिकटों का आवंटन पूरा होने के बाद नामांकन प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच गई है, क्योंकि 21 तक नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि है। लेकिन अब टिकट बदलने को लेकर जबरदस्त मांग उठने लगी है और पार्टी के भीतर विद्रोह होने लगा है। सबसे ज्यादा विद्रोह हमीरपुर सदर सीट पर हो रहा है, जहां पर आशीष शर्मा को भाजपा का टिकट देने और कैंडिडेट बनाए जाने के बाद लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं अंदर से सुलग रहा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात की मांग कर रहे थे कि वहां पर किसी बीजेपी वर्कर को टिकट देना चाहिए। कमोवेश अगर बड़े प्रमुख नेताओं की बात करें जो टिकट के तलबगार थे, अब वे उच्च नेताओं से, शीर्ष नेताओं से ये बात करने लगे हैं कि आप हमीरपुर का टिकट आशीष से बदलकर भाजपा के किसी ऐसे कार्यकर्ता को दीजिए जो निष्ठावान होकर पार्टी का काम करता है। बात यही नहीं रुक रही है, भाजपा का टिकट देरा का बदलने की डिमांड भी हो रही है, क्योंकि भाजपा ने होशियार सिंह को टिकट दिया था, लेकिन जिस प्रकार से अब यह प्रक्रिया पूरी हुई है, रमेश धवाला की बात हो या तमाम दूसरे नेताओं की बात हो जो टिकट के तलबगार थे, वो भी ये बात कर रहे हैं कि एक अच्छी रिवायत शुरू हो गई है कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीत कर आइए, फिर पार्टी के टिकट के हकदार बन जाइए। देहरा से भी ये डिमांड हो रही है कि आप होशियार सिंह की बजाय भाजपा के किसी आम कार्यकर्ता को टिकट दीजिए। अगर आप नालागढ़ की बात करें तो वहां पर भी भाजपा का टिकट केएल ठाकुर की बजाय किसी ऐसे पार्टी वर्कर को देने की डिमांड हो रही है जो पार्टी की मूल भावना से जुड़ा हो। हालांकि इन तीनों निर्दलियों की बात की जाए, इन तीनों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बैकग्राउंड भाजपा से है, भाजपा विचारधारा से जुड़े थे, टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। आशीष शर्मा टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस का भी टिकट मांगा था, नहीं मिला, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत कर आए। केएल ठाकुर भाजपा से विधायक भी बने, लेकिन दूसरी बार प्रत्याशी हार गए, फिर पिछली बार टिकट नहीं दिया, निर्दलीय जीत कर आए, अब उन्हें टिकट दिया है। लेकिन यहां पर भाजपा की स्थिति नहीं है, कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो हरदीप बाबा को जरूर टिकट दी गई है, लेकिन अंदर खाते कांग्रेस वहां से चाहती है, जिस प्रकार से वहां पर लखविंदर राणा पहले कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे, पिछली बार भाजपा ने टिकट दिया था, वे भी चाह रहे थे कि टिकट उनको मिले और ये बगावत अंदर खाते काफी हद तक चल रही है। कमोबेश यही स्थिति हमीरपुर सदर सीट पर भी है, क्योंकि डॉक्टर पुष्पिंदर जिन्हें पिछली बार टिकट दिया गया था लेकिन बड़े अंतर से इंडिपेंडेंट से चुनाव हारे थे, वहां कांग्रेस के कुछ वर्कर दबी जुबान में यह बात कह रहे हैं कि टिकट का फैसला गलत हुआ। आप याद कीजिए, बड़सर का चुनाव टिकट आवंटन का बेशक सरकार के प्रभाव के चलते या मुख्यमंत्री के आगे सब लोगों ने मान लिया, लेकिन अंदर खाते भीतर घात बड़सर की सीट पर भी हुआ था, जिसके चलते इंद्रदत्त लखनपाल जीत गए थे। देरा की बात की जाए, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया है, वहां भी टिकट बदलने की मांग चल रही है और ये मांग जबरदस्त तरीके से राजेश शर्मा के समर्थकों ने उठाई है। डॉक्टर राजेश शर्मा डिमांड कर रहे हैं कि आप देरा की टिकट को बदल दीजिए, वरना वहां पर सरकार के खिलाफत बगावत और वहां पर विद्रोह का पूरी तरह से, जिस प्रकार आज वाक्य भी हुआ, उन्होंने कहा कि यह चिंगारी है, इसे हवा लगेगी तो आग ज्यादा भड़केगी और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देरा में सियासी खेला पूरी तरह से शुरू हो चुका है। राजेश शर्मा ने आज अपने देरा स्थित होटल में मीटिंग बुलाई, इसमें करीब 150 पौने 200 उनके समर्थक पहुंचे और उन्होंने तमाम समर्थकों को संबोधित करते हुए कई बार डॉक्टर राजेश शर्मा भावुक हुए, कई बार गुस्से में दिखे वो, और उन्होंने आज बड़े स्तर पर सरकार और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाए। डॉक्टर राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मुझे सीएम के सरकारी आवास ओकओवर में 9 घंटे तक जबरदस्ती वहां पर रोके रखा, मुझे चेयरमैनी का ऑफर दिया गया, मुझे कई तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन मैंने देरा की जनता के हित में सारे ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, वह ओकओवर से सीधे देरा की जनता के बीच आ रहे हैं और उनसे चर्चा करना चाहते हैं। राजेश शर्मा ने यहां तक आरोप लगाए कि मुझे डराया गया, धमकाया गया, और उन्होंने आज ये रुआंसे स्वर में यानी कि रोते रोते कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया या पुणे में पढ़ाई कर रहे मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने
कहा कि बेहतर होता किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देते। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में टिकट देना है तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, ये कोई अच्छा रिवायत नहीं है, अच्छी रिवाज नहीं है। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि अगर देरा का टिकट नहीं बदला गया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव यहां पर जीत कर दिखाएंगे। भावुक हुए राजेश शर्मा, फूट फूट कर भी रोए और उन्होंने कहा कि यहां पर टिकट बदल देनी चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ शब्दों में कहना है कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, बचपन से मैंने संगठन का काम किया है, मैंने कभी किसी ना तो पद की इच्छा रखी, ना मंत्री पद की, ना चेयरमैन की, ना तो मेरी कोई जीवन में महत्वाकांक्षा थी। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से एक संगठन की भूमिका में था, चाहे युवा कांग्रेस में रहा या बाद में पार्टी का अध्यक्ष रहा। मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए काम किया और मेरा यह दायित्व बनता है कि अपने केंद्रीय हाईकमान की जो भी मुझे आदेश मिलते हैं उसका मैं पालना करूं। उन्होंने कहा मेरी धर्मपत्नी को पिछली बार भी लोकसभा चुनाव हमीरपुर से लड़वाने का ऑफर था, मेरे पर यह दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति, मेरी धर्मपत्नी या दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में आए। सीएम सुक्खू का कहना था कि मैं मुख्यमंत्री भी जिस प्रकार बना वो केंद्रीय हाईकमान ने बनाया, ना मैंने लॉबिंग की, ना मैं चाहता था। अगर मेरी ऐसी चाहते होती, ऐसी ख्वाहिशें होती तो मैं पहले मंत्री बन गया होता, पहले चेयरमैन बन गया होता। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना, लगातार लंबे समय तक अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, क्या उस शख्स के लिए वीरभद्र सरकार में मंत्री बनना मुश्किल था या चेयरमैन बनना मुश्किल था? लेकिन मैं महत्वाकांक्षी नहीं था, मैं संगठन का कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भी मेरी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन मेरी शुरू से यह मंशा थी कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति, मेरी धर्मपत्नी राजनीति में ना आए और हम जन भावना से हम राजनीति में आए हैं। लेकिन इस बार जब सर्वे में देरा से ये केंद्रीय हाईकमान के सर्वे में आया कि वहां से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एक सशक्त कैंडिडेट हो सकती है, चुनाव जीत सकती हैं, तो मुझे हाईकमान ने 2-2 का आदेश करे कि संकट की घड़ी में आपको अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं दिल से नहीं चाहता था, बावजूद इसके मैं केंद्रीय हाईकमान को चाहकर भी मना नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री केंद्रीय हाईकमान ने बनाया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस का जिस प्रकार से नियंत्रण केंद्रीय हाईकमान का है या संगठन की जिस प्रकार से परिभाषा है वह एक अनुशासन के दायरे में आती है। मैं मुख्यमंत्री बन गया तो यह मतलब नहीं कि मैं संगठन की कोई बात ना मानूं, हाईकमान की कोई बात ना मानूं, अपनी बातों को मनवाऊं। उन्होंने कहा यह जो फैसला हुआ यह प्रदेश कांग्रेस पार्टी का था, केंद्रीय हाईकमान का था और मैंने अपनी बात हाईकमान के समक्ष जरूर रखी थी, अपने प्रदेश के नेताओं के समक्ष रखी थी कि मैं चाहता हूं आम कार्यकर्ता को टिकट मिले। लेकिन हाईकमान ने जब बोल दिया कि वहां से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है, वहां से लगातार निर्दलीय जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही है, लेकिन कांग्रेस को जीत नहीं मिल रही है और मुझे साफ निर्देश दिए गए कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या करता। यानी कि उन्होंने कहा अब इस मामले पर जो कुछ भी हो रहा है देरा को लेकर, अब राजनीति शुरू हो गई है। स्वाभाविक रूप से इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जितने भी राजनीतिक शत्रु हैं वे पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर चाहे वो अपनी पार्टी के हो यानी कि अपने हो या विरोधी भाजपा के हो या तीसरे हो, अब तमाम लोगों की बदूकें मुख्यमंत्री की तरफ सीधे निशाने पर साथ गई हैं, क्योंकि अब हर कोई अपना स्कोर सेटल करना चाहता है और माना जा रहा है कि ये जो पूरा प्रकरण जिस प्रकार से देरा में हुआ है उसकी पटकथा भी कहीं ना कहीं से लिखी गई है। क्योंकि राजेश शर्मा की बात की जाए तो पिछले 10 सालों से वह देरा की जनता के बीच है पूरा काम करने का प्रयास कर रहे थे, वहां से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन जिस प्रकार का पक्ष आया, कहा गया कि विनिबिलिटी के आधार पर मुख्यमंत्री की पत्नी को चुनाव लड़ने का केंद्रीय हाईकमान का यह फैसला था, उसे सबने स्वीकार किया। अलबत्ता इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से डॉक्टर राजेश अपने संबोधन में आज इमोशनल हुए, भावुक हुए, फूट फूट कर रो भी पड़े, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें देरा के अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, उनका वहां पर ट्रीटमेंट भी करवाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वे एक टेंशन में उनके साथ ऐसा हुआ है, वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन देरा की कहानी जिस प्रकार से देरा को लेकर एक सवाल उठता रहा है, देरा
कोई नहीं तेरा। देरा कौन तेरा? देरा क्या सीएम सुक्खू तेरा, या देरा क्या वाकई होशियार सिंह तेरा, या देरा क्या वाकई कमलेश ठाकुर? अब देरा की विकास की परिकाष्ठा, वहां की कहानी को पूरी तरह से फलीभूत करेंगी, उस कहानी को लिखेंगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। और देरा की सीट अब पिछले विधानसभा चुनावों से भी ज्यादा यहां पर हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, हॉट सीट बन गई है। यानी कि पिछले चुनावों में जिस प्रकार से धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, काफी चर्चा में ये दोनों सीटें पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रदेश से बाहर रहती थी, इस बार अब देरा के उपचुनाव को लेकर शिमला से लेकर दिल्ली तक और देरा से लेकर प्रदेश के कोने कोने तक हर व्यक्ति की निगाहें देरा पर रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ घेराबंदी का मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज इस पूरे मामले पर मोर्चा खोलते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार आरोप लगाए हैं, सरकार के खिलाफ आरोप लगाए हैं, ये चिंता का सबब है, चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ही अपनी पार्टी के नेता को आधिकारिक निवास में बंधक बनाकर उसको धमकी देकर अपनी बातें मनवाने का मामला अति दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। उन्होंने कहा वाकई जो डॉक्टर राजेश शर्मा आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सच है तो ये काफी चिंतनीय, और प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जिस तरह के आरोप कांग्रेस के पार्टी के नेता और पूर्व में देरा के प्रत्याशी रहे नेता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगाए हैं, वैसा आज तक ना हुआ, ना सुना, ना हुआ। जिस आवाज से प्रदेश के लोगों की सुविधा और सुरक्षा की गारंटी मिलती थी, उसी जगह से पैसे से डॉक्टर को वहां पर डराया जा रहा, मंत्री धमका रहे हैं, यह सामान्य बात नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा देवभूमि की जो पहचान कम से कम सरकार का ध्यान रखे। जयराम ठाकुर ने कहा यही बात विपक्ष 1.5 साल से कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार का तानाशाही रवैया बना हुआ है। अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार जोर जबरदस्ती कर रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों से लेकर विपक्ष और निर्दलीय विधायकों को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी से तंग आकर कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए। निर्दलीय विधायकों ने रेजिग्नेशन दे दिया, और इन 9 के 9 विधायकों ने आज ये स्पष्ट हो गया कि सरकार के इसी रवैये से तंग आकर इन्होंने इस्तीफा दिया था, इन्होंने पार्टी छोड़ी थी, इन्होंने बगावत की थी। और इस बगावत के चलते, क्योंकि ये चाहते थे कि कम से कम भाजपा में आ जाएंगे, चुनाव जीते या हारें, भाजपा में एक बड़ा परिवार होगा जहां अनुशासन होगा, जहां इस तरह का मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाएगा, जहां पर बिल्कुल स्वतंत्र राजनीति हो सकेगी। बहरहाल अब अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस प्रकार से इस प्रकार से बातें कह रहे हैं, इसे पूरी तरह से जयराम ठाकुर ने कहा यह गलत है, और उन्होंने कहा कि इस पर गंभीर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे अराजकता का माहौल बनता है। लेकिन जयराम ठाकुर को इन तमाम आरोपों को सत्ता पक्ष ने नकारते हुए कहा कि टिकट आवंटन को लेकर जब डॉक्टर रामलाल मारकंडा बोल रहे थे, जब बातें कर रहे थे, तब जयराम ठाकुर क्यों चुप थे? जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की टिकट काटी गई, जहां पर कुटलैड में टिकट काटी गई, कंवर साहब की टिकट काटी गई, या जिस प्रकार से कर्नल के साथ सुजानपुर में धोखा किया गया, या धर्मशाला में जिस प्रकार से भाजपा के तमाम नेताओं के साथ जिस प्रकार से धोखाधड़ी की गई, तब जयराम ठाकुर क्यों चुप थे? तब उन्हें ये बातें समझ में क्यों नहीं आई? जब भाजपा की एस्टैब्लिश लीडरशिप को हाशिए पे कर दिया गया, धकेल दिया गया, अब दूसरे के घर में क्यों ताक झांक की जा रही है? बहरहाल इसी जद्दोजहद के बीच आज नामांकन का 5वां दिन था, और 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए। 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का आज 5वां दिन, जिसमें नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बाबा हरदीप सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी तथा प्रविंदर कौर बाबा ने कांग्रेस कवरिंग प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। जबकि हमीरपुर व देरा विधानसभा क्षेत्र से आज कोई भी नामांकन नहीं हो पाया। हरदीप सिंह बाबा के नामांकन रैली में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। सीएम ने कहा कि तीनों निर्दलीय पूर्व विधायक बिकने के बाद भाजपा के गुलाम हो चुके हैं। ईमान बेचने के बाद इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, खुद को बीजेपी की राजनीतिक मंडी में बेच डाला। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया?
ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इसके पीछे वजह क्या थी? सीएम ने इससे पहले हरदीप सिंह का नामांकन पत्र दाखिल करवाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नालागढ़ में मुकाबला धनवान और गुणवान के बीच है, ये चुनाव राजनीतिक सूचिता और स्वच्छता के लिए है। बाबा हरदीप जो कि काम लेकर आएंगे उस काम को सरकार प्रमुखता से करेगी। 3.5 साल का राज्य सरकार का भी कार्यकाल बाकी है। सीएम ने कहा नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर अपने क्रशर का स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कभी शिमला नहीं आए, कभी शिमला की दौड़ नहीं लगाई। वे अपने निजी काम लेकर जरूर आते थे, लेकिन नालागढ़ के विकास कार्य के लिए उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर फिर आकर झूठ बोलेंगे प्रदेश की, लेकिन प्रदेश में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब 38 हो चुकी है। उपचुनाव की तीनों सीटें जीतकर ये आंकड़ा 40 से पार कर जाएगा। सीएम ने कहा कि बीजेपी का झूठ व फरेब चलने वाला नहीं है, हमने बिकने वालों को नहीं, ईमानदार हरदीप बाबा को टिकट दिया है। स्कूल छुट्टियों के शेड्यूल पर बात करें तो पिछले कल जिस प्रकार से पूरा प्रदेश टेंशन में था, अभिभावक, टीचर्स, तमाम लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये अचानक शाम को फैसला आया कि पुराने शेड्यूल से छुट्टियां होंगी, लेकिन इस पर आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार ये मन बना चुकी थी कि हम 15 जुलाई से हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां करेंगे, लेकिन जिस प्रकार का इनपुट हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आया या विधायक दल की, माफ कीजिएगा, मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें मिनिस्टर से हमें यह फीडबैक आया कि हिमाचल के निचले क्षेत्रों, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, इन तमाम क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी है और लू की जबरदस्त मार है। इसके चलते इस साल शेड्यूल से छेड़छाड़ मत कीजिए। दूसरा, मंत्री ने बड़ी बात यह कही कि बड़े प्राइवेट स्कूल, जो नामी स्कूल हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि अगर आपको छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर बदलाव करना है तो ऐन मौके पर यह बात क्यों आती है? क्योंकि स्कूलों का यह कहना था कि स्कूल के टूर प्लान तैयार हो चुके हैं, फ्लाइट्स की बुकिंग हो चुकी है, ट्रैवलर्स की बुकिंग हो चुकी है, वाहनों की बुकिंग कर ली है, होटलें जहां पर बच्चों को ठहराना है, जहां पर टूरिंग के लिए जाना, वह तमाम खर्चा कर दिया गया है। इसके चलते मेहरबानी कीजिए इस साल इस शेड्यूल को मत बदलिए। रोहित ठाकुर ने कहा कि पुराने अनुभवों को देखते हुए हमने तय किया कि इस साल छुट्टियों के शेड्यूल से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 22 जून से इस साल हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में जो पुरानी व्यवस्था थी उसी तरह छुट्टियां होंगी, लेकिन अगले साल यानी कि 2025 में हम इस शेड्यूल को बदल देंगे, लेकिन इसकी अधिसूचना हम स्कूल खुलने से पहले यानी कि जनवरी महीने में कर देंगे, ताकि तमाम स्कूलों को अपना पूरा साल का चार्ट बनाने में दिक्कत ना हो, अपना टूर प्लान करने में दिक्कत ना हो। यह बड़ी बात शिक्षा मंत्री ने आज कही कि छुट्टियों का शेड्यूल 15 जुलाई से हम 2025 में यानी कि अगले साल से करेंगे और इसकी नोटिफिकेशन 7-8 महीने पहले जनवरी महीने में यानी जनवरी 2025 में हम इसका पूरा शेड्यूल जारी कर देंगे कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कब छुट्टियां होंगी, ताकि ना किसी प्रकार की कन्फ्यूजन रहे, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को लेकर पूरी तरह गंभीर है। पिछले साल जिस प्रकार से बरसातों में जुलाई, अगस्त या अगस्त सितंबर में भी स्कूल बंद रहे थे, ये हमारे ध्यान में आज भी बात है, लेकिन इस बार हम इस फैसले को लागू करने में हमने देरी कर दी थी और जब इसके हमें पूरी तरह से फीडबैक का, इसका प्रभाव दिखा, तब हमने अंत में जाकर ये निर्णय लिया कि इस साल 22 जून से ही छुट्टियां होंगी, लेकिन अगले साल इस शेड्यूल को बदलेंगे, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन, इसका फैसला जनवरी 2025 में कर लेंगे। जेबीटी, टीजीटी, इनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कभी इलेक्शन कमीशन, कभी चुनाव, कभी प्रक्रिया, कभी ये लंबे समय से मामला लटका था। जेबीटी का लिटिगेशन में लंबे समय से मामला लटका था। टीजीटी की भर्ती को भी माना जाए कि एक फुटबॉल की तरह घुमाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर इसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के, अपॉइंटमेंट जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और सैद्धांतिक रूप से यह फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई से टीजीटी, जेबीटी जिनकी भर्ती होनी है उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन सैद्धांतिक फैसले में 3 बड़ी शर्तें लगाई हैं। सबसे पहले नियुक्ति सिंगल टीचर यानी कि सबसे पहले नियुक्ति, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर उस टीचर्स को मिलेगा जो उस क्षेत्र में जाने के लिए तैयार होगा जहां पर कोई भी टीचर नहीं है, यानी कि विदाउट टीचर स्कूलों में प्रायोरिटी के आधार पर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। नंबर 2, जहां पर छात्रों की संख्या ज़्यादा लेकिन टीचर कम है, दूसरी प्रायोरिटी वहां मिलेगी। तीसरी, जहां पर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है लेकिन
टीचर्स कम है, चाहे वहाँ पे 2 हैं या 3 या 4 हैं, वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि मंत्रियों के नोट, विधायकों के नोट टीजीटी और जेबीटी की नियुक्ति में नहीं चलेंगे, ये साफ तौर पर तय कर दिया गया है। और कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्रियों को भी कन्विंस कर दिया है कि अगर हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में जिस मंशा के साथ ये भर्ती की गई है, वाकई ही इसका लाभ छात्रों को देना है, फिर डीओ नोट ना मंत्री दें ना विधायक दें। और जहां पर कोई भी टीचर नहीं है, क्योंकि करीब 3000 से ज़्यादा ऐसी संख्या जहां पर कोई टीचर्स नहीं है, या जहां पर सिंगल टीचर से, माफ़ कीजिएगा, जहां पर कोई टीचर नहीं है, करीब 400 इसकी संख्या है। और जहां पर सिंगल टीचर है उसकी 3000 से ज़्यादा स्कूलों की संख्या है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह तय किया गया है कि इसकी नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है कि आप इसका प्रोसेस शुरू कीजिए, लेकिन कोई डीओ नोट इसके लिए कंसीडर नहीं होगा। 3 नंबर 1, जहां पर कोई टीचर नहीं है वहां अपॉइंटमेंट मिलेगी, जहां पर सिंगल टीचर है वहां अपॉइंटमेंट दी जाएगी, या जहां पर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, टीचर्स कम है, वहां पर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। यानी कि जो भी अब इस नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे हैं, वे अपना डीओ नोट मैनेज करने की बजाय उन स्कूलों की तलाश करें जहां पर कोई टीचर नहीं है या सिंगल टीचर है। बहरहाल जेबीटी की बात की जाए तो लंबे समय ये ऐसे भर्ती लटकी थी, इसके लिए भी अब नियुक्ति पत्र जारी करने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में अपनी फौज उतार दी है, पूरी तरह से फौज को उतार दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश में 3 जगहों पर हो रहे विधानसभा उपचुनावों में प्रचार प्रसार के लिए बड़ी जिम्मेदारी नेताओं को सौंपी है। कांग्रेस ने 3 उपचुनावों को जीतने की तैयारियों में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़, हमीरपुर सदर सीट, कांगड़ा के देरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, विधायक कुलदीप सिंह राठौर, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा, रामकुमार चौधरी, विधायक अजय सोलंकी, विनोद सुल्तानपुरी को कन्वीनर लगाया है। हमीरपुर विधानसभा सीट में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी के साथ रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, रंगीला राम राव, और यहाँ पर नंदलाल, विधायक चंद्रशेखर, राकेश कालिया, नीरज नैयर, सुरेश कुमार, हरीश जनार्था, भुवनेश्वर गौड, सुदर्शन सिंह बबलू, रंजीत राणा, विवेक शर्मा को कन्वीनर लगाया है। देरा विधानसभा सीट जहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मलिंदर राजन और अनुराधा राणा को कन्वीनर लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में 10 दिन बाद पानी की सप्लाई हो रही है। राजधानी में हालत और भी खराब हो गई है। अगर इंद्र देवता की मेहरबानी लगातार यहाँ पर जारी नहीं रहती है तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। फिलहाल हिमाचल में 10,067 कुल जल परियोजनाएं, इसमें 1,797 परियोजनाएं सूखने की कगार पर है। 165 पेयजल योजनाओं में 75% पानी का लेवल कम हो गया है। 369 में 15 से 75% पानी का लेवल कम हुआ है। 617 में 25 से 50% पानी का लेवल डाउन हुआ है। 0 से 25% लेवल कम होने वाली 646 योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए टेंशन वाली बात बन चुकी है। राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को 1 अप्रैल से उन्हें रेगुलर किया जाए, ये बड़े स्तर पर अब मांग उठने लगी है। इस डिमांड को लेकर तमाम कर्मचारी ये कह रहे हैं कि लंबे समय से उनका ये मसला लटका हुआ, पिछले कुछ सालों से उन्हें लटकाने का जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि अप्रैल से नियमित होने ना होने पर उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें 1 अप्रैल से नियमित किया जाए वरना उन्हें भारी सी क्षति हो रही है। गौरव की अभी तक 31 मार्च को अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले कई कर्मचारी रेगुलर नहीं हुए। नियमितीकरण के इंतजार में बैठे कर्मचारियों को बैक डेट से रेगुलर करने की डिमांड हो रही है। अगर ये आदेश लागू नहीं किया गया तो कर्मचारी हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि साल में 2 बार ही नियमितीकरण के आदेश होने चाहिए, जिसमें मार्च और सितंबर का डेडलाइन यानी कि कट ऑफ डेट इसकी फाइनल होनी चाहिए।
और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अब जेसीसी बैठक पर भी चर्चा के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जेसीसी को मान्यता देकर इसकी बैठक की जानी चाहिए ताकि प्रदेश में कर्मचारियों के मुद्दे उठाए जा सकें। आज उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को शिमला पुलिस ने तलब किया। हिमाचल सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने से संबंधित केस में शिमला पुलिस ने यह कार्रवाई बड़े स्तर पर की, क्योंकि ये भाजपा के एक बड़े नेता बताए जा रहे हैं जिन्हें बालूगंज थाने में बुलाया गया। बीजेपी के साथ साथ पूर्व विधायक आशीष शर्मा और रिटायर्ड आईएएस राकेश शर्मा, इन दोनों एसोसिएट को भी शिमला पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस हाई प्रोफाइल केस में शिमला पुलिस उन लोगों के नाम बताने को हालांकि तैयार नहीं है जो इस जांच में जिन्हें बुलाया जा रहा है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड भाजपा के एक बड़े नेता ने हिमाचल में राज्यसभा प्रकरण के बाद बागी विधायकों को ठहराने व खाने पीने के इंतजाम में ऋषिकेश में यह पूरा प्रबंध करवाया था। इनके बिलों के भुगतान भी भाजपा नेता के कहने पर किए गए थे। इसी वजह से भाजपा नेता को आज बालूगंज थाने में तलब किया गया था। आशीष शर्मा, राकेश शर्मा के दो सहयोगियों को भी बागी विधायकों को ठहराने के इन इंतजामों की वजह से थाने में बुलाया गया था। हालांकि आशीष शर्मा का नामांकन चल रहा, चुनाव चल रहा, वह व्यस्त हैं, वह नहीं आए, लेकिन बुलाया जरूर गया था। इसी मामले में पिछले कल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी को भी शिमला पुलिस ने यहां पर तलब किया था। पुलिस ने उनके करीब 1.25 घंटे पूछताछ की। वहीं हमीरपुर के पूर्व विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के पूर्व एमएलए चैतन्य शर्मा को भी पिछले कल इसी केस में बुलाया गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हो पाए। बीते 13 जून को भी पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया था, तब भी दोनों उपस्थित नहीं हुए थे। पुलिस अब इन्हें एक बार फिर तलब करेगी और पूछताछ करेगी। नाहन में फूटा हिंदू संगठन का गुस्सा, पशु क्रूरता के आरोप में मांगी बहुत बड़ी कार्रवाई। ये पूरा मामला समझिए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले विशेष समुदाय के युवक द्वारा पशु कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पशु क्रूरता का मामला जिसमें उन्होंने उसकी पिक खींची, फिर अपनी प्रोफाइल उन्होंने लगा ली, उन्हें अपने सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल भी किया। इस पूरे मामले को लेकर ये देखते हुए तमाम हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए, सड़कों पर उतर गए। लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, एसपीडीसी ऑफिस में पहुंच गए। वहां पर हालांकि आज ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग भी चल रही थी जिसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर विनय कुमार भी मौजूद थे। लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि डीसी और एसपी को उस मीटिंग को छोड़कर बाहर आना पड़ा। इस पूरे मामले की बात की जाए तो सहारनपुर का एक विशेष समुदाय का युवक है जो कि नाहन में कपड़े की दुकान करता है और उस पर यह आरोप लगे कि उसने सोशल मीडिया पर पशु क्रूरता की उसने फोटो वायरल की है। अब एसपी की तरफ से यह बात कही गई, अगर ये वाकया ये घटना नाहन में हुई होगी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर ये उत्तर प्रदेश का मामला होगा तो संबंधित जिला के एसपी को सूचित कर दिया जाएगा। बहरहाल इतना तनावपूर्ण वहां पर माहौल बन चुका था कि वहां पर गुस्साई भीड़ ने जबरदस्त नारेबाजी की, हंगामा किया और 1 घंटे तक सड़क को जाम रखा और आरोपी की दुकान के ताले तोड़कर उसके कपड़े बाहर फेंक दिए। और वहां पर ये पूरा इसके बाद भीड़ चौक से होते हुए गुन्नू घाट माल रोड चौगान से होते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे, जहां पर मौके पर मौजूद पुलिस बल ने भीड़ को कार्यालय परिसर में दाखिल होने से रोका। इसी बीच भीड़ ने आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। सूचना मिलते ही डीसी सिरमौर सुमित खेमटा और एसपी सिरमौर रमन कुमार मीना भी गेट पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की। इस दौरान इन संगठनों के पदाधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नाहन में किराए की दुकानों को लेकर रह रहे सभी प्रवासियों की वेरिफिकेशन करने की जबरदस्त मांग उठाई। उन्होंने कई प्रवासी लोगों पर बिना लाइसेंस के दुकानें चलाने के भी गंभीर आरोप लगाए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब पूरी तरह से वहां पर जो टेंशन का माहौल था उसे जरूर शांत कर लिया गया है, लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। कांगड़ा में खड्ड में नहाने उतरा एक 18 साल का युवक डूब गया जिसकी दुखद मृत्यु हो गई। कांगड़ा बाईपास के किनारे निर्माणाधीन 4 लेन के समीप गहरे पानी में 18 वर्ष युवक के डूबने की सूचना मिली। युवक जैसे ही गहरे पानी में डूबने लगा तो उसके साथ अन्य
युवकों ने शोर मचाना शुरू किया। मामले की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को गहरे पानी से बाहर निकाला। तब तक युवक पूरी तरह से खड्ड में समा चुका था। 3 युवक ट्रेन से कांगड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहीं ब्रजेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए आए हुए थे। रेलवे स्टेशन उतरने के बाद निर्माणाधीन 4 लेन के 7 युवक खड्ड में नहाने चले गए। इतने में रहन निवासी 18 साल के सूरज गहरे पानी में समा गया। मौके पर कांगड़ा प्रशासन जरूर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुन्नी सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। चाबा के समीप सतलुज में एक ट्रक गिर गया। हादसे के समय ट्रक में ड्राइवर ही सवार था, अकेला ड्राइवर सवार था और इसके चलते उसकी दुखद मृत्यु हुई। सबको निकालने के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक ट्रक के सब को नहीं निकाला जा सका। चालक का भी यहां पर पहचान नहीं हो पाई है। ट्रक लूरी से सुन्नी की तरफ आ रहा था। हिमाचल प्रदेश में कल गर्जना के साथ बारिश होगी। लाहौल स्पीति को छोड़कर समूचे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान है। चोटियों पर 25 जून तक मौसम खराब रहेगा। मैदान सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 21 जून तक मौसम साफ है। हिमाचल के मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा व सिरमौर में हीट वेव अब भी जारी है। लेकिन हमारे लाइव स्ट्रीम शुरू करने से पहले ठीक 6 बजे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हिल्स क्वीन पूरी तरह से राहत की फुहारों से, बारिश के पानी से राहत की सांस ले चुकी थी, क्योंकि जल संकट राजधानी शिमला में भी बना हुआ है। लेकिन ठीक 6 बजे के आसपास शिमला में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे राजधानी के बासिंदों ने राहत की सांस ली। क्योंकि शिमला में भी, जो कि बिल्कुल हिल्स क्वीन मानी जाती है, बिल्कुल जहां पर एक अच्छा वातावरण रहता है, ठंड रहती है, वहां भी टेम्परेचर 35 को टच कर रहा। और जिस शिमला में ना एसी होते थे ना पंखे होते थे, धड़ाधड़ पंखे बिके और लोगों ने पंखे खरीदे हैं। लेकिन आज अच्छी खबर यह थी कि शिमला में झमाझम बारिश शुरू हो गई है और कम से कम तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत सांस ली है।